मोहब्बत भी दर्द सा दर्द है। नॉवल खातून ने अपने हिंद देर से निकाला ही था। उस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फाटक की। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। आंखों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर नकाब था। सिर्फ उसकी स्याह गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नॉवल के पन्नों पर लफ्जों का ताक़ब कर रही थी। वो लड़का उठा और वाशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था जिसकी रंगत बुरी और कद काट मतूसब था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा महराब था जो अक्सर लंबे स्याह बालों के नीचे छपा रहता था। काली स्याह आंखों में अक्सर वो बेशतर लड़ी रहती। उस लड़के ने वाशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजबी सी निगाह डाली जिनमें से काफी सारे लंच करने के बाद नींद की आवाज में थे। इस जहाज ने लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले उसने फिर से नॉवल पढ़ती हुई खातून को बगौर देखा। उस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी धुन में मगन नॉवल पढ़ रही थी। वो नौजवान सोना चाहता था पर उसे नॉवल पढ़ती हुई खातून की लाइट से विजन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को मलूज फाख्ता रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफी सारी लाइटें साफ कर दी थी। खातून ने नॉवल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पढ़ता। लड़के की नजर उसके हाथों पर थी जिसका अंदाजा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी उसने भाग ली थी। आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज के साथ पूछा था। खातून का लब और लहजा व तर्ज तकरर नहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद हो जाती है, लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नॉवल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली अंजलि से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मतमन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मतमन और परसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर आप आराम करो। खातून ने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाई और खली आंखों से ऊपर देखने लगी। नॉवल उसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान दोनों ने तारीफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय हेलो सलाम दातकस और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नॉवल ने एक दफा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। आप भी इस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हैं? सवाल या निशान? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खातून उसकी आवाज पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब सवालिया निशान? मैं समझी नहीं। सवालिया निशान? अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टून किस्तवार छपने वाले नॉवेल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया। नौजवान ने दो तो खुद ही तबसरा कर दिया। आप नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नॉवेल्स? सवालिया निशान? खातून ने सवालिया नजरों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहकहा लगा दिया। वो जोर से हंसता अगर उसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल न होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सुरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाजरा को भी सख्ती से मना कर दिया है। खबरदार जो ऐसे नॉवेल्स पढ़े। बाजरा आपकी शरीक हयात है? सवालिया निशान? खातून ने होने से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की। नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है? खातून ने अंदाजा लगाया। नौजवान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ बहन जैसी जरूर है। खातून ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराई कर से टेप लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? सवालिया निशान? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नजर है, आपकी पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो न है। लड़के के रोके लहजे पर खातून ने उसे देखा कर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है। आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता। मैं उस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं सुना होगा। मैं उस मर्द को अपने शोहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है, बाजरा आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत जल्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं रकायत करता हूँ। बाजरा मेरी बहन है। दोनों के होठों ने मुस्कुराहट का मजर बता।
وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہے، آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہے؟ بھائی مجھے کہا آتے ہیں رشتے بنانا۔ خاتون نے اپنی وہ پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پیروں میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے، وہ خاتون نے بغیر تاول کے کہا۔ کوئی خاص وجہ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں چکائے ہی کہہ دیا۔ بازلا کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمر حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بازلا کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بازلا کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمر حیدر آپ کی بہن بازلا کی تو پسندیدہ رائٹر ہے اور آپ کی سوالیہ نشان؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ وزس من شاعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے، کتابیں پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سارا ادب صرف دو لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ وجہ اور درد کے سہارے چل رہی ہے، دوسرے رائٹرز کی ابھی بات نہیں کرتے۔ آپ نمر حیدر کو ہی لے سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالے۔ خاتون غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمر حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے سوالیہ نشان؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلفی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے۔ نمر حیدر کے کیوں خلاف ہو سوالیہ نشان؟ خاتون نے بڑے وضع سے پوچھا۔ وہ فعلی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ نمر حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں، وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہے بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھ دیتی ہے۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمر حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد سا درد ہے، وہی ناول ہے نہ جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، امپوسیبل تمہیں کیا کہتے ہیں؟ یاد آیا اپنے شریر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں۔ خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ دبیا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں سوالیہ نشان؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بے بجائی ایئر ہوسٹس آئی۔ لڑکے نے اس سے پانی منگوایا، وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں برداشت کر رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو چھوڑے آپ یہ بتائیں نمر حیدر کو کیسے جانتی ہے سوالیہ نشان؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات بول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے کی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ میں نمر حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے، آپ کی نمر حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہے۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے سوالیہ نشان؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیک ورڈیٹی پر نہیں رہتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی۔ بازلا بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں۔ لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت مجھے نفرت ہے۔ محبت سے لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے اس کے اشارے پر اپنا ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظاہر ہو گئی تو سوالیہ نشان۔ تو سوالیہ نشان تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے۔ اپنے حضور خاتون نے نصیحت کی طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں نون لی۔
कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। Roosevelt Big Exporter Wooleder Benz और Tarik Su की फराज जर्मनी और यूके एक्सपोर्ट करता हूँ लाहौर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। नंबर है राइटर हूँ, तेरी नावल लिख चुकी हूँ। नवल ने मुजम्मल के अंदाज में ही खुद का तारुफ करवाया। मुजम्मल भी हैरत में मुबतला था। वो घंटा भर से जिस खातून की मुखालिफत कर रहा था वो उसके साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरा मतलब, वो मुजम्मल बेग ने रुक रुक कर कहा। देखो भाई, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, अब मेरी सुनो। आपने कहा था किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। वे बड़ा मतबर और पुरसुकून हो, अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सुकून चेहरे से ही नजर आ जाता है, उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि नमर हैदर करेक्टर है। मेरा मानना है हर राइटर पहले खुद एक करेक्टर होता है, तभी तो वो माशरे में बिखरे किरदारों को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके कबीले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पहचान लिया है, आप भी करेक्टर है। आपकी कहानी यकीना बहुत अलग और मुख्तलिफ होगी, पर अभी अधूरी है। आप मोहब्बत और नफरत की वादियों के दरमियान खुद को खोज रहे हैं। जब आप मोहब्बत की मंजिल पर लोगे तो मुझे फ़ोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। मेरे नावल मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है कि किरदारों पर भी आपको एतराज़ था। आपके ख्याल में वो किरदार ख्याली है, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। रफ़ात और रमीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देख कर लिखा था, सिर्फ उनके नाम तब्दील किए थे, बाकी सब कुछ हकीकत ही था। नमर हैदर ने बड़े सलीके से बात की थी। मुजम्मल बेग ने उसकी बात को पूरी तवज्जो दी। नमर हैदर ने अपने हैंड बैग से अपना लेडीज वायलेट निकाला, उसमें से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुजम्मल बेग को थमा दिया, जो उसने चुपचाप ही थाम लिया। नमर हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी। मैं आपको डाइजेस्टों में छपने वाले दर्जनों नॉवेल्स के नाम बता सकती हूँ, जिनको पढ़कर हजारों अफराद की जिंदगियों में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाए, उसे वक्त का ज़िया कहना नाइंसाफी ही होगी। आपने ये भी कहा था कि नमर हैदर मोहब्बत की वकालत करती रहती है। नज़मन भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो वो खुद छोटी है न खुद कफीफ हो जाता है। नमर हैदर ने फसाद से सारी बात की थी। उस वक्त मुजम्मल के रुफ़े रोशन पर कई सारी उलझनों का बसीरा था। वो ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त मोहब्बत और नफरत की दरमियानी खलीज पर खड़ा था। नमर हैदर ने उसके चेहरे के तासरात देखे तो मुस्कुराई और मीठी आवाज़ में कहने लगी, नज़मन भाई, आखिरी बात माँ का जिक्र होते ही आपके चेहरे के फदुखाल तब्दील हो गए थे। ऐसा क्यों था? मैं ये तो नहीं पूछूंगी, आपका निजी मामला है। चंद दिन पहले एक नए राइटर का नावल पढ़ने का मौका मिला। उसने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, माँ जैसी भी वो जन्नत में मौसा का पड़ोसी बना देती है, वसील इत्तेफाक है। आपका नाम नींद से शुरू होता है, माँ और मोहब्बत भी नींद से ही है। मुझसे एक दफ़ा एक फैन ने ईमेल के जरिए पूछा, नमर आपकी मोहब्बत का मतलब तो बताए सवालिया निशान। मैं चंद दिन सोचती रही, फिर मुझे जवाब मिल गया। मोहब्बत का मतलब है माँ, और माँ का मतलब है मोहब्बत। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम लाहौर के रामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। हफाजती बैरत बांध लीजिए और कर्सी की पश्त सीधी कर लिए। हुस्स ने नमर हैदर की हिकमत से भरी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज की लैंडिंग के बाद मुजम्मल ने नमर हैदर का हैंड कैरी केबन से निकालकर उसके हवाले किया था। नमर हैदर ने मशहूर निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, नज़मन भाई, कोई बात नाबाइल गुजरी हो तो माजरत ख्वाह।